दुनिया के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कह रहे थे कि दुनिया इस जंग के बाद बिल्कुल बदल जाएगी। मैं समझता हूं दुनिया बदल गई है, और वो दुनिया जो 40 दिन पहले थी और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान ने उस सारे गणित को, उन तमाम तर जो सियासी पंडित जो कहलाते हैं, उनके गणित को फेल कर दिया है, क्योंकि ईरान को समझा नहीं जा सका, ईरान को मिसकैलकुलेट किया गया, और ईरान की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे दूर जाकर जिस तरह के एनालिसिस दुनिया ने पेश किए वो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल अलग थे। अमेरिकी सेक्शन और दुनिया भर के सेक्शन के बावजूद ईरान ने किस तरह अपने कौम को गाइड किया, किस तरह तरक्याती काम किए, किस तरह उन्होंने तालीम हासिल करके दुनिया को हैरान किया अपनी ड्रोन इंडस्ट्री से, अपनी मिसाइल इंडस्ट्री से, और इसी तरह तालीम के दूसरे मैदानों के अंदर जिस तरह के उन्होंने हैरत अंगेज तरक्याती काम किए, उन्होंने दुनिया को हैरान किया। इमाम खामनेई ने अपनी शहादत से चंद रोज पहले कहा था कि दुनिया ये ना समझे कि हमें धमकियां देकर सरेंडर कराएगी, बल्कि हमें और हमारी कौम को ये बहुत अच्छे से याद है कि हमें करना क्या है। जिन मुल्कों को सिर्फ लूटना आता है, जिन मुल्कों को सिर्फ अय्याशी आती है, जिन मुल्कों ने शराब, पैसे और औरत में खुद को डुबो दिया है, जहां पर एप्स्टीन फाइल्स होती हैं, उनको शायद शहादत की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी। आज भी अशोक भाई, जब ये 40 दिन की जंग अपने खात्मे के नजदीक है या खत्म होने वाली है, तो आप देखेंगे कि ईरान ने किसी स्कूल को टारगेट नहीं किया, ईरान ने किसी ऐसे जगह को टारगेट नहीं किया कि जो मजहबी पैलेस हो, जबकि वो ये देख रहे थे कि उनके स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल को टारगेट किया जा रहा है। और ट्रंप खुलेआम ये कह रहा था कि हम ईरान की सभ्यता को खत्म कर देंगे। अगर किसी देश का या उन मुल्कों का जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, न जिनकी इज्जत बची है, न जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, वो ये अरब देश हैं, जो जलील भी हुए अपनी आवाम की नजरों में और दुनिया की नजरों में। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान ने जो तकरीबन मुकम्मल जीत हासिल की है, उसकी खबर तो आप लोगों के पास है ही। इसके पीछे क्या है, आगे क्या हो सकता है, ईरान के अभी हालात कैसे हैं, ईरान के बारे में क्या क्या कहा जा रहा था और हकीकत क्या है, ये सब समझने के लिए आज हमने बुलाया है अपने दोस्त और ईरान के जाने माने एक्सपर्ट अशराफ जैदी साहब को। अशराफ भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। अशराफ भाई लंबे समय तक ईरान में रहे हैं, तकरीबन 15 साल, जहां तक मुझे मालूमात है वो बताएंगे। 15 साल ईरान में रहे हैं, पर्शियन बहुत अच्छी बोलते हैं, उतनी ही अच्छी जितनी हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, और ईरान को वैसे जानते हैं जैसे ईरान में रहने वाला जानता है। हमारे यहाँ एनालिस्ट की दिक्कत यह है कि उन्होंने ईरान को अमेरिकी मीडिया के थ्रू जाना है, तो उनके दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई थी कि वहां बस मुल्ले रहते हैं जिन्होंने वो अपना एक लिबास पहना हुआ है, वहां की औरतें बुर्का पहन के या फिर हिजाब पहन के घरों में खाना बनाती हैं, सड़कों पे पुराने 100 साल पुरानी कारें चलती हैं या कारें हैं ही नहीं, और कोई देहात जैसा बहुत पुराना पिछड़ा हुआ मुल्क है ईरान। ये इमेज ईरान की बनाई गई थी। इस जंग ने उस इमेज को तोड़ा है और उसके साथ बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। मैं वक्त नहीं लूंगा। अशराफ भाई, पहली बात, मैं बिना किसी सवाल के आप इस पूरे मामले में इस जंग को, इस जंग की वजूहात को और इस जंग के हासिल को किस तरह से देखते हैं, मैं चाहता हूं आप एक बार बात रख दें, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। आपके चैनल के जरिए जो रिव्यूअर्स वो हकायक जो ईरानी जंग से मुताल्लिक पिछले 40 दिन में देखे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने वो हकायक और वो रियलिटीज जो ग्राउंड जीरो पर ईरान में हुई और ईरान का जो मौकिफ है, जिस तरह से दुनिया तक और व्यूअर्स तक, हिंदुस्तान के ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, आपने हक अदा किया है। और मैं ये देख रहा था कि लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनसे ज्यादा जो विश्वास था वो आपकी पत्रकारिता पर था, आपके इस चैनल के ऊपर था। और मुझे जिस तरह का विश्वास लोगों के अंदर आपके तई, आपके इस प्लेटफॉर्म के तई देखने को मिला, यकीनन वो एक बीश बहा एक हदिया है जो आपको आपके व्यूअर्स, आपके मुखातब देते हैं। बहरहाल ये तो है, बहरहाल आपके मुतालिक और आपके इस चैनल के मुतालिक जो मुझे अर्ज करना था।
मैं अगर ईरान के हवाले से इस 40 रोजा जंग को अगर देखा जाए, तो इस 40 रोजा जंग में जैसे आपने कहा कि ईरान की वो तस्वीर, ईरान की वो इमेज कि जो दुनिया ने देखी नहीं थी कभी, और जिसको वेस्टर्न मीडिया का जो एम्पायर है उसने 47 साल में जिस तरह मखदूश किया, ये तस्वीर और वो ईरान की जो रियलिटी है आज दुनिया के सामने आप जैसे पत्रकारों के जरिए सामने आई है इस 40 दिन की जंग में। और जिस तरह से ईरान है, वहां की जनता क्या चाहती है, वहां की गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो ईरान का रेवोल्यूशन जो 47 साल पहले आया, वो इस दुनिया से क्या मुतालबा कर रहा है और दुनिया को किस तरह देखता है, ये समझने में इस 40 रोजा जंग में हमें बहरहाल बहुत मदद मिली। और मैं समझता हूं आज दुनिया जिस मोड़ पे खड़ी है, जिस तरह से इस दुनिया के पढ़े लिखे लोग, दुनिया के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, वो कह रहे थे कि दुनिया इस जंग के बाद बिल्कुल बदल जाएगी। मैं समझता हूं दुनिया बदल गई है, और वो दुनिया जो 40 दिन पहले थी और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये ईरान है जो दुनिया को ये सिखाने में कामयाब हो गया है, एक एग्जाम्पल सेट करने में कामयाब हो गया है कि झुकती है, लोग झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। सुपर पावर भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैं समझता हूं ईरान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से अमेरिकी हेजमनी और अमेरिका की सुपरमेसी को ऐसा समझा जाता था कि उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, ईरान ने उसके सामने एक बड़ा चैलेंज रखकर और अपनी शर्तों पर उसे मात देकर इस 40 दिन में ये साबित किया कि आप रास्ता और अपना अज़्म, अपना जो है वो जज्बे के तहत खड़े होइए, दुनिया झुकेगी। आपकी आपकी सॉवरेनिटी, आपका आत्मसम्मान, आपकी जो अपनी सिक्योरिटी है, अगर उसके लिए आप अपने देश के लिए लड़ते हैं, तो सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, कितना भी बड़ा सुपर पावर हो, वो झुकाने से झुक जाता है। मगर चूंकि दुनिया में जिस तरह का एक पॉलिटिकल सोच पाई जाती थी, वो ये थी कि सिर्फ ताकतवर के सामने झुकना है, टोटली सरेंडर होना है। ईरान ने उस सारे गणित को, उन तमाम तर जो सियासी पंडित जो कहलाते हैं, उनके गणित को फेल कर दिया है, क्योंकि ईरान को समझा नहीं जा सका, ईरान को मिसकैलकुलेट किया गया, और ईरान की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे दूर जाकर जिस तरह के एनालिसिस दुनिया ने पेश किए, वो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल अलग थे। और आज मैं समझता हूं वो कम मात्रा में रहने वाले जर्नलिस्ट, वो बहुत कम लोग जो दुनिया में हकायक देख रहे थे, दुनिया को बदलता हुआ देख रहे थे, ईरान को बहुत अच्छे से जानते थे, आज उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं, आज उनका जो यकीन है वो और ज्यादा बढ़ गया है। इंसानी उसूलों के साथ जो जीते हैं, अपनी रक्षा के साथ, अपनी रक्षा करने के लिए जो कुर्बानियां पेश करते हैं और अपने आत्मसम्मान की खातिर जो सेक्रीफाइस करते हैं, जीत हमेशा उन्हीं की होती है और दुनिया उन्हीं को याद रखती है। और ये तारीख जो है वो वही लोग लिखते हैं जो सुपर ताकत के सामने, सुपर पावर के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने उन तमाम तर कोशिशों के साथ, अपने तमाम उन छोटे मोटे असलों के साथ जो उनके हाथ में दिया है। और ये सीख हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है। जो चीजें हमने किताबों में पढ़ी, जो चीजें हमने अपने पुरखों से सीखी, वो आज हमें ईरान की जनता ने, ईरान की अवाम ने और ईरान के उन जियालों ने, जिन्होंने अमेरिका की बॉम्बारमेंट का सामना किया, उन्होंने हमें किताबों की बातों को सामने रखकर और हमारे सामने ला खड़ा किया है कि ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि अगर कोई कौम अपने अज़्म के साथ, अपने हौसले के साथ, अपनी इज्जत की खातिर और अपने सम्मान की खातिर खड़ी हो जाए, तो ये वो कौम जीत जाती है। और आज हम इसी तरीके का सिनेरियो वेस्ट एशिया के अंदर देख रहे हैं। अशोक भाई, आज आपने 40 रोजा जंग कहा, हम लोग सुबह यही बात कर रहे थे कि खामनेई साहब को गए हुए भी, उनको शहीद हुए भी ठीक 40 दिन हो गए। चहल्लुम है उनका एक तरह से आप अगर देखें तो, और जाहिर तौर पर ईरान में उसको अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा।
आप शायद खामनेई साहब को आप मिले भी हैं, देखा भी है शायद आपने खामनेई साहब को। खामनेई साहब की शहादत का कितना असर पड़ा और उस शहादत को किस तरह से देखा जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये भी अब जब जरा ठहराव है तो इस पर बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दो तरह की बातें हो रही थी। हमारे जैसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि खामनेई साहब ने शहीद होना चुन के ईरान को बचा लिया है, खामनेई साहब ने अपनी शहादत से पूरे ईरान को एक कर दिया है और ये पहला कदम अमेरिका और इजराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न और अपने यहां भी बहुत सारे एनालिस्ट थे जिनको ये लगता था कि खामनेई साहब तो चले गए और जूनियर खामनेई शायद, पता नहीं तबीयत उनकी ठीक है नहीं है, कोई नहीं जानता, जब सामने आएगा तो जानेंगे। तो उन लोगों का ये कहना था कि अब ईरान बिखर जाएगा, आईआरजीसी और सरकार के बीच में, यहां तक कि कहा गया पजेश्कियन और आईआरजीसी के बीच में लड़ाई चल रही है, फला चल रहा है, ढिमका चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से वही है कि आप जब नहीं समझते हैं, शहादत के पूरे सिलसिले को नहीं समझते हैं, ईरान को नहीं समझते हैं, तब इस तरह की दिक्कतें आती हैं। मुझे लगता है कि जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे ईरान हो, इन जगहों पर शहादत की अपनी वैल्यू है। और जाहिर तौर पर ईरान एक शिया बहुल इलाका है, तो वहां पर इमाम हुसैन से ही वो एक रवायत चली आ रही है। तो मैं लंबा नहीं खींचूंगा। खामनेई साहब की शहादत को आप किस तरह से देखते हैं, उसके क्या असरात आपको दिखाई देते हैं और उसको फ्यूचर में और आगे आप किस तरह से लोकेट कर पाते हैं, मैं चाहता हूं उस पर थोड़ा आराम से बात कीजिए। देखिए अशोक भाई, जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम के बारे में जो नहीं पढ़ना चाहते, या जो इस्लामी तालीमात हैं उनको नहीं, यानी उनको किसी भी एंगल से वो इग्नोर करते हैं, तो कम अज कम एज ए पॉलिटिशियन, एज ए एनालिस्ट, एक राइटर, एक पढ़ने वाले के तौर पे मैं उनको एक सलाह दूंगा कि कम अज कम वो ईरान के इनकलाब के इतिहास को पढ़ें। तो वहां पे इमाम खुमैनी की जिंदगी और इमाम खामनेई की जिंदगी से के बारे में अगर वो जान जाएं, तो मैं समझता हूं वो ईरान को उस तरह नहीं देख पाएंगे जैसे बहरहाल वो अब उसको देख रहे हैं। मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर इमाम खुमैनी के उन अफकारात को, रिवोल्यूशन जो उनकी लीडरशिप में रिवोल्यूशन ईरान में कायम हुआ, उनके चंद एक जुमले को भी अगर ये दुनिया समझ लेती तो आज ईरान के मुकाबले पर ना आती। अमेरिका जैसी, इसराइल जैसे जो ये अपने को सुपर पावर और वॉर मशीनरी कहते हैं, ये ईरान के मुकाबले पे खड़े ना होते। इमाम खुमैनी ने कहा था इनकलाब के शुरू में कि अगर ये लोग चाहें, ये लोग हमें समझते नहीं है, अगर दुनिया चाहती है कि हमारा मुहासरा करे, मिलिट्री मुहासरा करे, तो ये ना भूले कि हम करबला के मानने वाले हैं। और अगर ये चाहते हैं हम पे सेक्शन लगाएं, हमारी तिजारती नाकाबंदी करें, इक्तिसादी नाकाबंदी करें, तो ये लोग ये ना भूलें कि हम रमजान के बेटे हैं, हम रोजा रखने वाली कौम है। उनका ये जुमला आज ईरानी कौम साबित कर रही है कि तुम 47 साल से हम पे सेक्शन लगाओ, हम थकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। मिलिटरली जिस तरह से ईरान को घेरा गया पिछले 47 साल में, 137 मिलिट्री अड्डे अमेरिका ने इस मंतके में, इस रीजन में कायम किए ईरान को घेरने के लिए। अफगानिस्तान वॉर शुरू किया, इराक का तख्ता उल्टा ताकि ईरान को घेरा जाए, और इसी तरीके से अरब के उन देशों में कि जो उसके पिट्ठू समझे जाते हैं, उनके अंदर मिलिट्री बेसेस बनाए ताकि ईरान को घेरा जाए, ईरान को कमजोर किया जाए और ईरान की नाकाबंदी इस तरह की जाए कि ये खुद ब खुद इस इनकलाब का खात्मा हो जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि इस मिलिट्री मुहासरे के बावजूद, अमेरिकी सेक्शन और दुनिया भर के सेक्शन के बावजूद ईरान ने किस तरह अपने कौम को गाइड किया, किस तरह तरक्याती काम किए, किस तरह उन्होंने तालीम हासिल करके दुनिया को हैरान किया अपनी ड्रोन इंडस्ट्री से, अपनी मिसाइल इंडस्ट्री से, और इसी तरह तालीम के दूसरे मैदानों के अंदर जिस तरह के उन्होंने हैरत अंगेज तरक्याती काम किए, उन्होंने दुनिया को हैरान किया। अगर वो इमाम खुमैनी को समझ गए होते और अगर वो इमाम खामनेई को इसी तरह समझ गए होते जिस तरह से उन्होंने 37 साल में इस इनकलाब को आगे बढ़ाया, वो कौन सी आइडियोलॉजी है कि जिसमें ईरान नहीं झुक रहा था, वो कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसके तहत ईरान और ईरान की लीडरशिप अमेरिका के से आने वाले हर प्रेशर को रद्द कर रही थी। तो मैं समझता हूं अगर ये जानना है
तो उसको करबला भी पढ़नी होगी, उसको इमाम हुसैन की वो आइडियोलॉजी भी समझनी होगी, जिस पर इमाम खामनेई ने अपनी अपनी शहादत से चंद रोज पहले कहा था कि दुनिया ये ना समझे कि हमें धमकियां देकर सरेंडर कराएगी, बल्कि हमें और हमारी कौम को ये बहुत अच्छे से याद है कि हमें करना क्या है। उन्होंने इमाम हुसैन को खिताब और इमाम हुसैन का जिक्र किया, करबला का जिक्र किया, और मैं समझता हूँ 61 हिजरी में जो करबला मैदान करबला में हमें देखने को मिली, मैदान इराक के अंदर, उस इराक के उस सहरा में देखने को मिली 1400 साल पहले, वो इमाम खामनेई ने तेहरान के अंदर उसको उसको लोगों को दिखाया, दुनिया को दिखाया कि देखो करबला और करबला वालों से टकराने का जो अंजाम है वो ये होता है कि आप कत्ल तो कर सकते हो, शहीद तो कर सकते हो, लेकिन जिस तरह शहादत का जो असर है, शहादत का जो असर इमाम खामनेई ने, जिस तरह का असर पूरी दुनिया में ये था कि 1.5 और 2 साल के अंदर वो यजीद का एम्पायर, वो इतनी बड़ी इंपीरियल ताकत के जो शाम में हुकूमत करती थी 1400 साल पहले, वो 1.5 से 2 साल के अंदर धाराशाही हुई। हम ये देख रहे हैं कि इमाम खामनेई की शहादत के बाद दुनिया के ऊपर जो असर हुआ है वो वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर की शिकस्त पर 40वें दिन उसका खात्मा हम होते हुए देख रहे हैं। और अब ये शुरुआत है उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की कि जो इमाम खामनेई की शहादत के बाद शुरू होने जा रहा है। ये वो वर्ल्ड ऑर्डर है कि जो दुनिया के देशों को ये यकीन दिलाएगा कि आप अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने आत्मसम्मान के साथ फैसले ले सकते हैं, और बगैर झुके, बगैर डरे आप अपनी आवाम की खातिर फैसले ले सकते हैं। किसी दूसरे देश से, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो, आप उससे नहीं डर, आपको नहीं डरना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो उसूल है वो इंसानियत का उसूल है, वो इज्जत नफ्स का उसूल है, वो खुददारी और जो हया होती है एक इंसान के अंदर, उस उसूलों पर बचा, उन उसूलों को बहरहाल सामने रखकर इमाम खामनेई ने जो कुर्बानी दी और उन उसूलों को जो बचाया, जैसे इमाम हुसैन ने बचाया था, ऐसे ही आज अगर किसी को करबला के ऊपर यकीन ना है, अगर कोई करबला को ये मानता है कि वो सिर्फ एक किताबों की बात है, वो सिर्फ एक कहानी है, तो वो आए तेहरान के अंदर इमाम खामनेई की शहादत को देखे और शहादत के बाद होने वाले उस असर को देखे कि जिसकी वजह से आज पूरा ईरान इकट्ठा होकर 40 दिन से सड़कों के ऊपर मौजूद है। जब उनके मदरसे, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल बम्बारमेंट का शिकार है, वो उससे नहीं घबरा रहे हैं। पूरी पूरी रात उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके मर्द, उनके जवान सड़कों पर आकर ये एहसास दिलाते हैं कि हम कत्ल तो हो सकते हैं, हम कुर्बानी तो दे सकते हैं, लेकिन किसी सुपर पावर के सामने, किसी जालिम के सामने हम नहीं झुकेंगे। और इसका नजारा हमें तेहरान की सड़कों पर देखने को मिला, बल्कि मैं तो कहता हूं अशोक भाई, पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को हमें मिला कि वो देश कि जिसको ईरान ने टारगेट किया, वो अरब रूलर्स के जो अमेरिका की हेजमनी की खातिर डरे हुए थे, जो इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर जाकर इसराइल की गुंडागर्दी को कबूल कर चुके थे, और वो अरब रूलर्स के जो अपनी आवाम को के एहसासात और उनके अफकार के बरखिलाफ जाकर ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बन चुके थे, उनके अंदर जब अमरीकी अड्डों को ईरान ने हमला किया तो वो अपनी आवाम के डर की खातिर कि उनकी आवाम कहीं बगावत ना कर दे, सड़कों पर ना आ जाए, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो ईरान की इस कार्रवाई की मुखालफत करें, बल्कि चुपचाप उन्होंने अमरीकी अड्डों को तबाह होते हुए देखा। और आज हम ये देख रहे हैं कि इमाम खामनेई का खून रंग ला रहा है और इन तमाम देशों की आवाम को बेदारी का एक दर्ज दे रहा है कि खड़े होइए, अपने पैरों पे खड़े होइए, आत्मसम्मान से खड़े होइए, और उन तमाम देशों को, इन अरब देशों के अलावा उन तमाम देशों को यह पैगाम दे रहा है जो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। ईरान ने एक मॉडल सेट किया है, मैं समझता हूं दुनिया बदल चुकी है और एक नई दुनिया की तरफ बहरहाल हम लोग जा रहे हैं। और हिंदुस्तान जैसा देश कि जहां मुख्तलिफ फिरकों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, जहां सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े शोहदा को याद किया जाता है, शहादत को एक बड़ा दर्जा समझा जाता है, मैं समझता हूं हमारी हिंदुस्तानी अवाम से ज्यादा
शहादत के जज्बे को कोई नहीं समझ सकता। और कुर्बानी जो इस राह में, मुल्क की राह में अपनी मिट्टी को बचाने की खातिर जिस तरह से कुर्बानी हमारे देश ने दी है, हमारे देश की आवाम से ज्यादा ईरान की इस कुर्बानियों को शायद ही कोई समझ पाए। बिल्कुल। मैं इस्लाम से बाहर से जब देखता हूं इस चीज को अशरफ भाई, तो मैं गांधी को याद करता हूं। गांधी को 1948 में ये कंडीशन थी कि ज्यादातर लोग जो है उनसे नाराज थे, जो पाकिस्तान से आए थे वो भी नाराज थे अपनी परेशानियों के चलते, यहाँ भी बहुत सारे लोग नाराज थे और पूरे देश में हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। गांधी शहीद होते हैं और उसके बाद सारा मुल्क एक होकर खड़ा हो जाता है और सारे दंगे खत्म कर दिए जाते हैं। तो मैं वहां से देख रहा था कि शहादत हर टाइम में और हर अलग अलग माहौल में एक अलग मर्तबा रखती है, लेकिन जिन देशों का कुल इतिहास 250 सालों का है, जिन मुल्कों को सिर्फ लूटना आता है, जिन मुल्कों को सिर्फ अय्याशी आती है, जिन मुल्कों ने शराब, पैसे और औरत में खुद को डुबो दिया है, जहां पर एप्स्टीन फाइल्स होती हैं, उनको शायद शहादत की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी। तो हमें उनके ऊपर दया करनी चाहिए अगर उनके समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वक्त के साथ उनका भी जब इतिहास पुराना हो तो उनको ये वैल्यू समझ में आए। एक और बात, अक्सर ये बात कही जाती है कि ईरान जो है वो एक धार्मिक देश है, थियोक्रेटिक देश है, लेकिन इस पूरी जंग के दौरान मैंने देखा जैसे इजराइल ने एक सिनेगॉग गिरा दिया, तेहरान के अंदर सिनेगॉग था। और शायद हमारे दर्शक तो इस बात को जानते ही हैं, जो ना जानते हैं उनको जानना चाहिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी कहीं रहते हैं तो ईरान में रहते हैं। और ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया लेकिन कोई सिनेगॉग नहीं गिराया, किसी धर्मस्थल पर हमला नहीं किया, जबकि इजराइल ने ईरान के अंदर सिनेगॉग गिरा दिया। उसके बावजूद यहूदी साथ खड़े हुए और यहूदियों ने लगातार ईरान के साथ रहने की बात की है। वहां के सीनेट में यहूदियों के लिए आरक्षण है। इसके अलावा ईसाई काफी बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं ईरान में, और अभी ईस्टर वहां मनाया गया है, उसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस आए हुए हैं। हिंदू मेरे ख्याल से बहुत नहीं रहते हैं वहां पर, सिख थोड़े से रहते हैं और सुन्नी भी ठीक ठाक रहते हैं। शायद इस जंग के बाद लोगों को पता चला हो कि अलग अलग नेशनलिटीज हैं, कुर्द हैं, बलोच हैं, और भी नेशनलिटीज हैं जो वहां पर रहती हैं, यहां तक कि तुर्क भी रहते हैं और भी कंट्रीज के और भी नेशनलिटीज के लोग रहते हैं। तो ये समझ भी लोगों के पास शायद नहीं थी कि ईरान में उसी तरह की लगभग विविधता है जिस तरह की हिंदुस्तान में है। अलग अलग फिरकों के लोग वहां पर रहते हैं, अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग ड्रेस है, उनका खाना अलग है, समंदर है, वहां पहाड़ है, रेगिस्तान है, तो एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये ईरान को लेकर इतनी कम जानकारी लोगों को क्यों है, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या आप जो प्रयोग वहां पर हुआ है उसको आप एक धार्मिक सत्ता के भीतर, इस्लामिक सत्ता के भीतर एक खास तरह के सेकुलरिज्म के प्रयोग के रूप में देखते हैं? देखिए, ईरान के साथ एक बड़ा भाव 1979 के बाद शुरू हुआ अशोक भाई, और वो क्यों हुआ? क्योंकि ईरान ने उस वक्त की दो सुपर पावर को चैलेंज किया, और जो ईरानी रिलेशन है वो शुरू से किसी भी सुपर पावर के खिलाफ इसलिए रहा कि चाहे वो सोवियत यूनियन हो या अमेरिका हो, इन दोनों के खिलाफ इमाम खुमैनी ने नारा लगाया था, ला शर्किया वला गरबिया, यानी ना हमें शर्क की सुपरमेसी कबूल है ना गर्ब की सुपरमेसी कबूल है। वो सुपरमेसी किस तरह की सुपरमेसी थी? वो मुल्कों को अपनी कॉलोनीज बताते थे और उसके ऊपर अत्याचार करते थे, अपना साम्राज्यवादी नीतियों को लागू करते थे। हिंदुस्तान भी बाद में बहरहाल उसी नीति पर नेहरू जी ने नारा लगाया, नॉन अलाइनमेंट एक मूवमेंट चली, और ईरान ने उस मूवमेंट को बहुत पसंद किया। ईरान ने हिंदुस्तान की आवाज से आवाज, उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के एक एक्टिव मेंबर के तौर पे हमेशा काम किया, और इन दोनों देशों ने मिलकर दुनिया को, बहुत सारे देश, साउथ अफ्रीका है, उसके बाद बहुत सारे देश इनके साथ मिले, क्यूबा, इन्होंने कहा कि साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ हमें खड़े होना है, और हर मुल्क को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी और अपनी आवाम की खातिर अपने खुद के फैसले ले, अपने को इख्तियार, खुद मुख्तार देशों की जो एक रणनीति होती है उस पर काम किया। लेकिन जब वेस्ट ने देखा और जब सोवियत यूनियन ने देखा कि ईरान हमारी नीतियों से अलग हटकर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहा है, एक वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम नॉन अलाइनमेंट का सिस्टम था। वो सिस्टम ये था कि जो हर मुल्क को उसकी खुद मुख्तारी और उस मुल्क को ये अधिकार देता था
कि वो जिससे चाहे ट्रेड करे, जिससे चाहे जिस तरह के अपनी आवाम की खातिर जाए और उससे ट्रेड करे। बहरहाल साम्राज्यवादी नीतियों के अंदर ये चीज माना नहीं रखती और वहां पे एक ही लफ्ज होता है, वो कहते हैं टोटली सरेंडर, कि तुम लोग हमारे हो, हम जिससे चाहें आप उससे वैसा ही बर्ताव करेंगे। बहरहाल ईरान इसके खिलाफ रहा और इसकी वजह से बहरहाल गर्ब और शर्क भी ईरान के खिलाफ एक बड़े प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ। तो वो प्रोपेगेंडा अमेरिका की हेजेमनी की खातिर और इन अरब देशों के पेट्रो डॉलर की खातिर शुरू हुआ और वेस्टर्न मीडिया का जो एम्पायर था वो दिन रात ईरान के खिलाफ एक्टिव रहा। और इसी का नतीजा है कि आज जब हम किसी टेलीविजन पर, जब हम किसी अखबार के अंदर, जब हम किसी मीडिया हाउस और मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ईरान के जो हकायक हैं, उसकी सभ्यता की बात करते हैं, उसके यहां से जो चीजें दुनिया को मिली हैं, इंसानी उसूल मिले, उनकी बात करते हैं, तो वो ईरान को 79 के बाद नापते हैं। उससे पहले हजारों साल के ऊपर आधारित उसके इतिहास को कहीं ना कहीं तारीख के पन्नों में गुम कर कर भूला देना चाहते हैं। बहरहाल ये वही कौम है कि जो जिसका इतिहास सदियों और हजारों साल पुराना है, जिसके इतिहास के अंदर हिंदुस्तान की छवि भी दिखती है और जिसकी छवि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। बहरहाल ईरान के साथ जो भेदभाव हुआ, जो मीडिया का प्रोपेगेंडा चला, उसकी खातिर आज हमें ईरान की सही तस्वीर देखने को नहीं मिल पाई। नहीं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने एम्पायर काम किए, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया को डिप्लोमेसी दी, ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इंसान को बहरहाल ये सिखाया कि वो कैसे सरहदों को तयीन करे, कैसे डिप्लोमेसी अपनाए। बहरहाल ईरान भेदभाव का शिकार हुआ और इस शिकार की वजह ये रही कि पिछले 47 साल में ईरान को हर प्लेटफॉर्म पर इग्नोर किया गया। उनकी उस सभ्यता को, उनकी उस खुददारी और उन उसूलों को, जिन उसूलों की हमेशा उन्होंने पासबानी की है। आज भी अशोक भाई, जब ये 40 दिन की जंग खत्म, अपने खात्मे के नजदीक है या खत्म होने वाली है, तो आप देखेंगे कि ईरान ने किसी स्कूल को टारगेट नहीं किया, कर सकता था। ईरान ने किसी ऐसे जगह को टारगेट नहीं किया कि जो मजहबी पैलेस हो, मजहबी जगह हो, ईरान कर सकता था। इसराइल के अंदर मौजूद उनके मजहबी मकामात को ईरान टारगेट कर सकता था, सीरिया के अंदर कर सकता था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। जबकि वो ये देख रहे थे कि उनके स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल को टारगेट किया जा रहा है, उनके हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। और ट्रंप खुलेआम ये कह रहा था कि हम ईरान की सभ्यता को खत्म कर देंगे, वो सभ्यता कि जो हजारों साल पे आधारित हो। आप बिल्डिंग के तोड़ने से, यूनिवर्सिटी को गिरा देने से या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से उस सभ्यता को नहीं मिटा सकते। इंसान है जो सभ्यता कायम करता है, उसके अंदर बसने वाली कौमें हैं जो सभ्यता बनाती है। बहरहाल ट्रंप की जो रात की एक ट्वीट थी, उसने दुनिया को हैरान किया और मैं समझता हूं अफसोसनाक था उसका वो ट्रंप का वो ट्वीट कि जो दुनिया ने सहन कर लिया और उसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, जिस तरह उसको कंडम करना चाहिए था, दुनिया के देश खामोश तमाशाई बने रहे। और अब जब ट्रंप अपने इस कदम से पीछे हट रहा है, इस जंग के अंदर शिकस्त, उसकी शिकस्त ख्वाहिश हमें देखने को मिल रही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इस जंग में अमेरिका एक प्लेयर था, ईरान भी एक प्लेयर था। ईरान के ऊपर चूंकि ये जंग थोपी गई थी, इसराइल एक प्लेयर था और कुछ प्लेयर ऐसे थे कि जो देखने को नहीं मिल रहे थे, और वो थे अरब रूलर्स। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अगर किसी देश का या उन मुल्कों का जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, न जिनकी इज्जत बची है, न जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, वो ये अरब देश हैं, जो जलील भी हुए अपनी आवाम की नजरों में और दुनिया की नजरों में। और दूसरा देश जो जलील हुआ और जो अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, वो है इसराइल, के जो अमेरिका को मुख्तलिफ बहानों के जरिए, इन प्रोपेगेंडे के जरिए जो उसने पिछले 47 साल में ईरान के खिलाफ किया, उसके जरिए अमेरिका को लाने, इस जंग में झोंकने पर मजबूर किया। बहरहाल वो सबसे बड़ा लूजर है। और मैं समझता हूं अमेरिका ने जिस तरह से इस जंग को लड़ा है,
वो उसकी उन 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 कमियों को दिखाता है कि जो गिरते हुए एक एम्पायर की के अंदर नजर आती हैं। बहरहाल ये वो एम्पायर है जो खात्मे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एक मजेदार बात है ये, आखिरी सवाल, बहुत सवाल क्या आपके साथ बस शेयर कर रहा हूं कि अरब मुल्कों ने जो अपनी पूरी इकोनॉमी बनाई है, वो इकोनॉमी तेल बेच के बनाई है और टूरिज्म से बनाई है। लेकिन अगर जॉर्डन को छोड़ दें, इजिप्ट को छोड़ दें और टर्की, अरब मुल्क नहीं है लेकिन टर्की पास का ही मुल्क है, उसको छोड़ दें, तो उतनी हिस्ट्री, उतनी खूबसूरती किसी के पास नहीं है जितनी ईरान के पास है। उतना नेचर किसी के पास नहीं है जितना ईरान के पास है, और उतना तेल भी किसी के पास नहीं है जितना ईरान के पास है। तो मान लें कि ये सब कुछ ठीक ठाक चलता है और सैंक्शन हट जाते हैं, सेकेंडरी सैंक्शन हट जाते हैं, मान लीजिए प्राइमरी नहीं भी हटते हैं, तेल बेचने की आजादी और लोगों के आने की आजादी और बाकी सब शुरू हो जाता है, तो और होर्मुज से अगर 2 मिलियन जो वसूलने वो हो जाता है, तो ओमान के साथ शेयर करना है। मैं आपसे बस इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब भी अरब मुल्कों की बात करें तो ओमान को निकाल दें। ओमान ने अपनी रीढ़ की हड्डी भी दिखाई है और ओमान ने अपनी जो कहते हैं कि मोरल ताकत भी दिखाई है। पहले दिन जो उसके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया कि आपके ईरान के बारे में जो भी ख्यालात हैं, इस जंग के ईरान जिम्मेदार नहीं है, अमेरिका जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि ओमान को हमको अंडरलाइन करना चाहिए। ओमान ने बहुत ताकत दिखाई है और बहुत हिम्मत दिखाई है। तो ये सब अगर शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है कि ईरान न केवल बाकी सब में तो वो सुपर पावर की तरह बिहेव करेगा ही करेगा, जाहिर है। अरब मुल्कों, अरे मिडिल ईस्ट में उसका असर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये भी बिल्कुल है। लेकिन साथ में टूरिज्म वगैरह जिस तरह से बढ़ेगा, वो ईरान की जो इमेज बनाई गई है उसको तोड़ने में भी जबरदस्त काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल अशोक भाई, आपने एक नुक्ते की तरफ जो तवज्जो दिलाई है, इजिप्ट का जो कल्चर हेरिटेज है और ईरान का जो है, इसके बारे में मैं एक छोटी सी गुफ्तगू कर सकता हूं। देखिए, लारिजानी, डॉक्टर लारिजानी, ईरान के शहीद लारिजानी जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में इस बात का जिक्र किया था कि एक सफर में अमेरिका गया तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा थिंक टैंक था हेनरी किसिंजर, जिसने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के उसूल तय किए थे, उसने मुझे पैगाम भेजा और उसने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी मिलना चाहता हूं। चूंकि मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं कि लारिजानी वो फिलोसफर थे, दुनिया के अंदर वो पॉलिटिशियन थे जो फलसफी भी थे और जिन्होंने कांट के फलसफे को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। ये ऐसा एक फलसफी फिलोसफर कि जो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में जिसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिसने खुद एक बड़ा काम एकेडमी की दुनिया में किया था, वो मिले और हेनरी किसिंजर ने उनसे ये चाहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपको एक बात बताऊं। वो कहने लगे क्या? तो हेनरी किसिंजर ने बोला था कि देखिए, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस मुल्क को जहां चाहा हमने जिस तरह चाहा उस तरह बांट दिया, जिस तरह चाहा उसके जो हदबंदी थी, उसके जो बॉर्डर थे वहां तयीन कर दिए। 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिनसे हम दोस्ती करना चाहते हैं और हम अपनी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाए। उन्होंने लारिजानी, डॉक्टर लारिजानी शहीद कहते हैं कि हेनरी किसिंजर ने कहा कि एक इजिप्ट का नाम लिया और एक ईरान का नाम लिया, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपसे हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाएं। तो डॉक्टर लारिजानी कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन की तो दूर की बात, हमारे तो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये उन्होंने जिक्र किया था इस कल्चरल हेरिटेज और इनकी तारीख को देखते हुए। वो हेनरी किसिंजर का ये कहना था कि हम इनकी तारीख को नहीं मिटा सकते, इन 2 देशों की सभ्यता को हम नहीं खत्म कर सकते, ये हमेशा से है और आइंदा भी हमेशा रहेंगे। हम किसी भी जंग को इनसे नहीं जीत सकते। और हम देख रहे हैं कि वो चाहे इजिप्ट का कल्चर हो या ईरान का कल्चर हो, अपना एक इनकी तारीख है, अपनी एक हिस्ट्री है। भाई एक सेकंड रोकता हूं आपको, 1 सेकंड रोकता हूं। 1956 में दुनिया का लीडर था ब्रिटेन। स्वेज नहर को लेकर ब्रिटेन ने अटैक किया इजराइल के साथ मिलकर इजिप्ट पे, और वहां से ब्रिटेन की सरपरस्ती खत्म हो गई, अमेरिका ने ही की थी, और जो पाउंड को रिजर्व करेंसी रखा जाता था वो बंद हो गया। उसके बाद ब्रिटेन लगातार डिक्लाइन पे गया और अमेरिका का पिछलग्गू बन के रह गया। 1956 वही मिस्र था, नासिर साहब थे,
और 2026 70 साल का फर्क है। ईरान की जंग में ट्रंप ने जो किया है, इसके बाद अमेरिका की जो हेजीमनी है उसका खत्म होना लगभग तय है। जी प्लीज कंटिन्यू रखिए, आपकी बात पर ही बिल्कुल याद आया तो मैंने जोड़ दिया। मैं जी बिल्कुल यही हो रहा है। ईरान ने बहरहाल मैं बार बार हर टीवी चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला है जब से ये जंग शुरू हुई थी कि ईरान ने अमेरिका की हेजमनी का जो गला है और सुपरमेसी का जो गला है वो स्टेट ऑफ होर्मुज में इस तरह दबा दिया है कि अब उसकी जो पूरी हेजमनी है, पूरी सुपरमेसी है, वो जो उसका एक तमगा है सुपर पावर होने का, वो पर्शियन गल्फ में डूबने जा रहा है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा था और आज हम 40 दिन के बाद देख रहे हैं कि उसकी ये हेजमनी, उसकी ये सुपरमेसी पर्शियन गल्फ के अंदर अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ डूब चुकी है और इस डुबाने में ईरान का बड़ा रोल है। और ईरान के उन इत्तेहादियों का जिन्होंने ईरान का साथ दिया, ओमान का आपने जिक्र किया, यकीनन ओमान के अंदर बाशरफ लोग हैं, वो अफराद बसते हैं वहां पे जो उसूल, दुनियावी उसूल और इंसानी उसूल का पास रखते हैं। उन्होंने अपना की सुपरमेसी के सामने उन्होंने भी घुटने नहीं टेके और ईरान का हमेशा साथ दिया, चाहे वो डिप्लोमेटिकल रिलेशन हो, चाहे ये निगोशिएशन का टेबल हो, ये सजाने में हमेशा उन्होंने साथ दिया। और मैं समझता हूं कि ये जो अमेरिका की डूबती हुई सुपरमेसी है, डूबती हुई एक वर्ल्ड ऑर्डर है, ये बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं उन तमाम देशों का साथ ईरान को मिला है जो ईरान का कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी की मेज पर या दूसरी जगहों पर ईरान का साथ दे रहे थे। गजा का मसला हो, इराक की अशदुश्शाबी का मामला हो, यमन के हौसियों का मामला हो या लबनान की हिजबुल्लाह का मामला हो, ये बाशरफ लोग हैं अशोक भाई कि जिन्होंने कुर्बानी पेश की, जिन्होंने अपनी वो शहादतें पेश की, उन अफराद की शहादतें पेश की कि जिनके लिए लोग आज तक रो रहे हैं। मैं समझता हूं उनकी शहादतें रंग ला रही हैं और उनकी शहादतों की वजह से, उनके खून से वेस्ट एशिया के अंदर एक नई तारीख रकम हो रही है और वो तारीख ऐसी है कि जहां पर अमेरिका की हेजमनी का खात्मा है और जो रूलर्स, जो इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो ध्वस्त होकर रह गया है। और आज मैं समझता हूं हर वो इंसान जो आजादी के साथ रहना चाहता है, वो कौम के जो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रही है, मैं समझता हूं आज उनके लिए जीत का दिन है, उनके लिए पेरूजी का दिन है। और वो कौमें कि जो सालों से स्ट्रगल कर रही थी, जो सबसे बड़ा मसला था फिलिस्तीन की आजादी का, मैं समझता हूं आज से फिलिस्तीन की आजादी के दिन शुरू हुए हैं और मुझे लगता है कि वो दिन करीब है कि जब फिलिस्तीन एक आजाद देश की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर हमें दिखाई देगा। आमीन। मैं खुशनसीब हूं कि मैं अभी हाल में ही, आपको बताया था, मैंने ओमान गया था और अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगला मौका मिलते ही मैं ईरान पहुंचूं और फलस्तीन आजाद हो तो ये तो मेरा पुराना ख्वाब है कि आजाद फलस्तीन का वीजा लेकर मैं फलस्तीन में भी घूमने जाऊं। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ईरान की आवाम ने अपनी पूरी ताकत के साथ, सारी मुश्किलात झेलते हुए अपनी सरकार का साथ दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी उनकी शिकायतें थी पहले, जो भी शिकायतें थी, चाहे वो महंगाई की शिकायत हो या फिर पर्सनल शिकायतें हर मुल्क में होती हैं जनता की, अब सरकार भी उसी ताकत के साथ, जब उसके पास पैसे भी आने वाले हैं, जब उसके पास शांति भी आने वाली है, जब उसको सैंक्शन से भी मुक्ति मिलने वाली है, तो उसी ताकत के साथ अपनी जनता के साथ खड़ी होगी, अपनी जनता की बातें सुनेगी और ईरान को सबके लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, शियाओं के लिए, सुन्नियों के लिए, बलोचों के लिए, सबके लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए एक ऐसा शानदार मुल्क बनाएगी जो तारीख में दर्ज हो कि हाँ, मुल्क को ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अशराफ भाई, जल्दी से मौका निकालिए, चलिए हम लोग साथ में ईरान चलते हैं। शुक्रिया, इंशाल्लाह आप जरूर साथ चलेंगे इंशाल्लाह। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल जी, ठीक है अशराफ भाई, चलिए मिलते हैं फिर। खुदा।